नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जिन अखिलेश यादव के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पमत ने लाया गया, लोकसभा चुनावों में अगर सबसे ज्यादा किसी ने कमाल किया तो वो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गर्दा उड़ा दिया। अब उन्हीं अखिलेश यादव को हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने साइड किया और तो और बयान तक निकलकर सामने आए कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे 2 सीटें चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस 2 सीटें देने को तैयार नहीं हुई। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। नतीजे साफ हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कांग्रेस की लुटिया पूरी तरीके से डूबती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। अब इन सबके बीच जहां कांग्रेस ने एक्शन लिया था, अब उसी पर अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनावों में राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से 5 सीटें मांगी थी, लेकिन फिर भी 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बातचीत किए बिना उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक जैसे बवाल मचा हुआ है, उसके बाद तो कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। राहुल गांधी ने अचानक मीटिंग बुलाई है और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। तो क्या बयान दिया है, मीटिंग में क्या हुआ है, कैसे बवाल मचा हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार सर। उत्तर प्रदेश हरियाणा से कनेक्ट कर रहा है सर। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, तब से इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो कांग्रेस को आंखें दिखाने लगे हैं। अब सबसे पहला अगर एक्शन किसी ने लिया है तो वो अखिलेश यादव ने लिया है। 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वो भी राहुल गांधी से बातचीत किए बिना। क्या कहेंगे सर? देखिए, अखिलेश यादव को पता है और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं होता तो आज मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठे होते। बड़ा आराम था मोदी जी को अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक होता, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच दूरी बड़ी होती, वोटों का बंटवारा होता, तो बीजेपी की जितनी दुर्गति उत्तर प्रदेश में हुई है ये होती नहीं और सरकार कंफर्टेबल बन जाती। मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि मोदी का रास्ता इस बार अखिलेश यादव ने रोका है। चाहे सीटें बहुत बड़ी होती हैं, वरना कोई सोच नहीं सकता था, खुद बीजेपी के लोग नहीं सोच सकते थे इतना बुरा हाल होगा। अब कांग्रेस को भी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी को जो पहला दृष्टि में बात सामने आई थी, राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से भी समझौता हो, कुछ सीटें 1 या 2 सीटें अखिलेश यादव को भी दे दी जाए और जो बड़ा भाई होता है रिश्ते में उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब अगर बिहार में भी जाके कांग्रेस लड़ जाए कि नहीं हमें इतनी सीटें चाहिए, पिछली बार लड़ी थी और नतीजा बहुत खराब रहा था और आराम से नीतीश की बन गई। अगर पिछली बार भी बिहार में कांग्रेस थोड़ा कम सीटों पर लड़ी होती तो वहाँ पे नतीजे कुछ आते। अब ये जो हरियाणा के नतीजे आए हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस के अपनी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। अगर आप बाकी हरियाणा के बाकी नेताओं को उपेक्षित कर दोगे, जो टिकट बांटे गए उसमें इतनी गड़बड़ी होंगी, तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आनी थी। लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक एक सीट का बड़ा महत्व है। अगर ये 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें अगर 6-7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो शायद योगी आदित्यनाथ का बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। तो ये बड़े सेंसिटिव बात है। अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे कि कोई बातचीत तो है, लेकिन एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। कब तक इंतजार करते? बीजेपी ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। खुद मुख्यमंत्री ने अयोध्या का मिल्कीपुर संभाल लिया है और मिल्कीपुर छोटी सी विधानसभा है, 1000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करा दिया कि साहब 1000 करोड़ के बना रहे। तो जाहिर है एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अखिलेश यादव ने ये 6 प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि बहुत बहस का मुद्दा नहीं है। इस समय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में तगड़ा जनाधार भी नहीं है। कांग्रेस को 1 या 2 सीटों पर संतोष करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 10 सीटें की 10 में से अधिकांश सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाए। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी का जनाधार बड़ा है, अगर कांग्रेस जैसे हरियाणा में अखिलेश यादव ने नहीं लड़ाया, कांग्रेस सब सीटें दे दे समाजवादी पार्टी से, हम सहयोग करेंगे, इस बार आप लड़िए। तो बात सबसे बड़ा सवाल ये है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, ना कि अखिलेश यादव को रोकना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्योंकि नाजुक मामला है। अगर ये सारी सीटें जीत जाएंगे तो हरियाणा का जितना भूत चढ़ा है वो सारा भूत उतर जाएगा। और महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश का ये माहौल भी बड़ा जरूरी है। लड़ाई नहीं दिखनी चाहिए लोगों को, वरना लोग बड़ा निराश होंगे जो ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रहा है। सर, आज राहुल गांधी ने मीटिंग भी बुलाई है इसी को लेकर और खबर भी निकलकर सामने आई है कि इस मीटिंग में राहुल गांधी खूब भड़के भी हैं और जो नेता
मौजूद थे, उनसे कहा भी है, भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे कि आपने अपने पर्सनल हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखा है। अब आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव को इन लोगों ने चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया, जबकि अच्छी खासी यादव बेल्ट है हरियाणा में, उसके बावजूद नहीं बुलाया, जबकि मोहन यादव गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव को इन लोगों ने नहीं पूछा। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक बयान दे दिया कि अखिलेश यादव का जनाधार ही नहीं है हरियाणा में। क्या कहेंगे सर, आप जब इंडिया गठबंधन है, गठबंधन का धर्म निभाने की दूसरों को सीख देते हैं, तो इस तरीके के बयान निकलकर सामने आना, इस तरीके का घमंड दिखाना, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पंकज झा, उन्होंने ट्वीट किया है CNDS के हवाले से। उन्होंने लिखा है यादव वोट जो है उसमें कांग्रेस को 25% मिले और भारतीय जनता पार्टी को 62% वोट जी जी जी। और ये यादव अहलवाल शायद जाति है जो यहाँ यादव कहते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो ये यादव वोटों पे अगर जहाँ पे यादव बहुल था वहाँ अखिलेश यादव की सभाएं करी जाती, 35% बनाम 62%। अगर बीजेपी का ये वोट बैंक शेयर होता, 5-7 सीटें अखिलेश यादव के प्रभाव से माहौल बनता, दूसरी सीटें ना भी आए, एक माहौल बनता है कि सहयोगी आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान था वो मुझे बड़ा आपत्तिजनक बयान लगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी का जनाधार। एक चीज रोकना चाहूंगी सर, कमलनाथ ने भी कहा था अखिलेश कौन अखिलेश दिख गया कि कौन अखिलेश वखिलेश। कमलनाथ जी खुद बीजेपी के दफ्तर तक गए और बीजेपी ने उनको मना कर दिया। तो कमलनाथ को अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया। हमारे लाइव डिबेट में आलोक शर्मा जी ने बयान दिया था तो बड़ा बवाल मच गया था पूरे कांग्रेस में। आलोक शर्मा का बयान सही था, कमलनाथ की हैसियत बता रहा था बयान। और यही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जनाधार हो ना हो, लेकिन अखिलेश यादव इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। अखिलेश यादव की पूरी देश भर में हैसियत है। लोग मान रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो मोदी जी आ जाते, तो कम से कम अखिलेश यादव को वहाँ प्रचार करना चाहिए था। और राहुल गांधी की भी गलती है, राहुल गांधी को खुद अखिलेश यादव से बात करके बुलाना चाहिए था। एक कंबाइंड रैली होती जिसमें अखिलेश यादव का भाषण होता, राहुल गांधी का भाषण होता, केजरीवाल से भी मेरी राय में तो ये है कि केजरीवाल को भी 2-3 सीटें देनी चाहिए थी, समझौता किया जाना चाहिए था। आपको मैसेज देना बड़ा जरूरी है कि हमारा इंडिया गठबंधन एक है, उसमें कोई दरार नहीं है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत की जिस तरह नाराजगी भरी खबरें सामने आई हैं वो भी चिंताजनक है। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले दिखाना चाहिए कि महा विकास अघाड़ी पूरी तरह मजबूत है। वहाँ पे सब नेताओं को साथ में लेकर चलना चाहिए। इस समय जरूरी है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, उन पे अंकुश लगाना है। जिस तरह से फिर वो एक बार ताकत रूप में दिखाई दे रही है, हरियाणा के चुनाव के बाद ऐसे बल्ले बल्ले कर रही हैं लोग, कश्मीर के चुनाव पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कश्मीर चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए, 370 का मुद्दा बड़ा था बीजेपी के लिए, उसमें कितनी बुरी तरह डिफीट हुई है, कितनी बुरी तरह मात खाई है, चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी नौटंकी करने में, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करने में माहिर मानी जाती है, इस्तेमाल करके वो बाकी चीज़ें पीछे धकेल चाहती है। लेकिन इंडिया गठबंधन को जरूरी है अपने सब दोस्तों के साथ, सब साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। लड़ाई लड़ना जरूरी है और जीतना भी जरूरी है, और इस लड़ाई में एकजुटता भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव को नहीं बुलाकर किस तरीके से यादव वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, नतीजों में आप साफ देख सकते हैं सर। यादव और अहिरवार जितने भी हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। ये तो हुई बात हरियाणा की। सर अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को लेकर आपने कहा कि एकजुटता दिखानी चाहिए, लेकिन ये एकजुटता अब नजर नहीं आ रही है। प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान निकलकर सामने आया और अब संजय राउत ने भी कह दिया है कि कैसे जीता हुआ चुनाव हारा जाता है, ये कोई कांग्रेस से सीखे। इस पर क्या कहेंगे? संजय राउत कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, संजय राउत भी जानते हैं कि इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स दांव है, एक एक सीट कौन ज़्यादा ले ले इसका खेल चल रहा है। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस कमजोर हुई है, तो जाहिर है कि जब गठबंधन के साथ ही होते हैं तो चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाते हैं कि भाई शिवसेना को ज़्यादा सीट दी जाए, कांग्रेस कम सीटों पर लड़े। ये माहौल बनाने की रणनीति होती है। तो उद्धव ठाकरे के इशारे पर संजय राउत का बयान मैं कुछ इस तरह देखता हूँ। फायर ब्रांड नेता हैं संजय राउत, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी हैसियत है उनकी, तो ये बयान भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी एंड कंपनी बड़ा कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे वापसी कर ले, उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी में आ जाएं। इस तरह की चर्चा ना भी हो तो बीजेपी चलाती है, जिस तरह माहौल खराब किया जाए। जैसे पहले शरद पवार के लिए चलाती थी, शरद पवार हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये माहौल खराब करने के लिए इस तरह की चर्चाएं बीजेपी हमेशा पहले भी करती रही है। और ये वो देश है जहाँ गणेश जी एक ही दिन में दूध पी लेते हैं। अफवाह फैलाने में बीजेपी और संघ का कोई सानी नहीं है। तो ये लोग कब क्या करते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। तो बीजेपी इसमें माहिर है, वही कर रही है महाराष्ट्र में।
बिल्कुल सही बात है सर। और आखिरी सवाल लूंगी, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी थी, अब कांग्रेस वही बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खेला कर रही है और इंडिया गठबंधन में एक तरीके की फूट दिखाई दे रही है। अब यही रुझान है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, महाराष्ट्र का चुनाव आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर इस पर कितना होगा? मुझे नहीं लगता कि असर बिल्कुल भी होगा। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र के लोग इस धोखे की राजनीति को जानते हैं। महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं कि सारे उद्योग धंधे उठा के गुजरात भेज दिए गए, हमारा व्यापार ठप हो गया, हमारी नौकरी चली गई। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जिसको भगवान मानते हैं वो भ्रष्टाचार के कारण गिर गई। एक एक सीन की तस्वीर वहाँ खुल रही है किस तरह भ्रष्टाचार किया। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल अलग है, दोनों चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती। और महाराष्ट्र में इनको लोहे के चने चबाने हो जाएगा, क्योंकि अगर ये महाविकास अघाड़ी संयुक्त रूप से ताकत के साथ लड़ा तो जाहिर है बीजेपी को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो जानकारी आपने हमें दी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा के तो नतीजे आ गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव अगले साल है और इसी के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालातों में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूती के साथ उतरता है, क्योंकि इसी मजबूती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनावों में अल्पमत में ला दिया। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी जो 41 सीटें जीतती थी वो 17 सीटों पर सिमट गई। तो घंटी तो लोकसभा चुनावों में ही बज चुकी है खतरे की भाजपा के लिए। अब विधानसभा चुनावों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों का असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर कि इंडिया गठबंधन हो। अब ये असर कितना काम करेगा कितना काम नहीं करेगा, महाराष्ट्र के चुनावों में क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, इस चर्चा पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।